चलिए, आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही आसान टॉपिक और फिजिक्स का एक नया ब्रांच शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या? प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के और अभी मैग्नेटिज्म से लेकर के अल्टरनेटिंग करंट तक, इस सब में इसका कैलकुलेशन पोर्शन सबसे ज्यादा आसान है और टर्म खाली भरा पड़ा है। तो हर एक टर्म को एक एक करके याद आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। इसमें कहीं भी कैलकुलस का यूज आपको नहीं के बराबर में मिलेगा, ठीक ना। बस इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको चाहिए क्या? तो 9th-10th का ज्योमेट्री आना चाहिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करूं कि आपको उतना आता होगा। देखिए, प्रकाशिकी भौतिकी विज्ञान का एक ऐसा शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकाशिकी के बारे में हम लोग लिखेंगे क्या कि भौतिक विज्ञान का एक ऐसा शाखा, ठीक ना। आप लिखेंगे क्या कि भौतिक विज्ञान का यह एक ऐसा शाखा है, भौतिक विज्ञान का एक ऐसा शाखा जिसके अंतर्गत एक ऐसा शाखा जिसमें हम प्रकाश एवं प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाश एवं प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी बोलते हैं। अध्ययन करते हैं, इसे ही क्या कहेंगे? प्रकाशिकी कहेंगे। अब देखो कि प्रकृति में प्रकाश का खोज बहुत प्रचलित है और बहुत पुराने समय से ही है। तुम ऐसा उम्मीद कर सकते हो कि पहले इस धरती पर सूर्य ग्रह उपग्रह आया होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इंसान की उत्पत्ति हुई होगी। तो इंसान जब से है तब से प्रकाश को देख रहा है और इसी प्रकाश का हम लोग एक विस्तृत अध्ययन किए और इस अध्ययन के नाम से फिजिक्स का एक ब्रांच बनाए, जिसका नाम हम लोग क्या रखे? प्रकाशिकी। अब खास करके आप देखिए, तो आपसे पूछा जाए क्या कि प्रकाश है क्या चीज? तो आपसे अगर पूछा जाए, कोई आदमी पूछे कि आप बताओ बेटा कि जो प्रकाश है या जो लाइट है, ये लाइट क्या चीज है? तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं और यहां भी पढ़ेंगे क्या कि प्रकाश जो है, जो आपका प्रकाश है, ये क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी सहायता से आंख वाले किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से आंख वाले किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, किसी चीज को देखने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है? वस्तु को देख पाते हैं। सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है देखने के लिए किसी भी चीज को? आंख होना चाहिए। कितना भी प्रकाश रहे और अगर व्यक्ति के पास आंख नहीं है तो उसको दिखेगा नहीं। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक साधन है, जिस ऊर्जा के साधन के सहायता से हम क्या कर पाते हैं? किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। होता क्या चीज है भाई? तो प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु पर पड़ती है और वहां से परावर्तित होने के बाद हमारे आंख तक आती है। आंख के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब जब बनता है तो वह हमारे नर्व सिस्टम से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिलता है। और अगर हमारे ब्रेन में उस वस्तु के बारे में पहले से कोई भी घटना एकत्रित है तो मेरा ब्रेन कह देगा कि ये फलाना चीज है। लेकिन उसको पहले से मेमोराइज्ड होना चाहिए कि ये चीज ये होता है, सीखा हुआ होना चाहिए। जरा सा सोचिए कि अगर अचानक से किसी ऐसे वस्तु को देखें जो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो दिमाग में देख तो पाएंगे, नजर के सामने रहेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा, लेकिन उसके बारे में कोई विशिष्ट समझ उत्पन्न नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो खैर वो बाद की चीज है, अभी हम लोग केवल प्रकाश के बारे में चर्चा करें। तो प्रकाश के बारे में क्या बोला गया कि ऊर्जा का यह एक स्रोत है जिसकी सहायता से आंख वाले किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अब देखिए कि प्रकाश का कुछ गुण है, कि प्रकाश का क्या है? कुछ गुण है।
इस सबसे पहले जो प्रकाश है आपका, ये क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक समूह है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक समूह है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है कि कण है, इन सारे चीजों का एक डिटेल स्टडी हम लोग एक पूरा क्लास में करते हैं। कहां पर? वेव ऑप्टिक्स में। कि कौन प्रकाश को कण माना, कौन तरंग माना, और उस हिसाब से किस तरीके से जो है सो हम लोग ऑप्टिक्स के थ्योरी को डेवलप किए और इस कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाए। ठीक है, तो आज यहां पर हम लोगों को देखना है किसके बारे में? मुख्यतः प्रकाश के बारे में। अब देखिए कि प्रकाश के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या, कि जो आपका प्रकाश है, ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश क्या है भाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है? एक समूह है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक समूह है। अगर आप लोग एटम पढ़े होइएगा केमिस्ट्री में, तो वहां पर एक टर्म पढ़े होइएगा जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। पढ़े हैं क्या कभी? नहीं पढ़े हुए हैं तो आप लोग प्रिज्म से कभी परावर्तन पढ़े हुए हैं, कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश निकलती है तो 7 रंगों की एक पट्टी बनाती है। जिसे 7 रंगों के पट्टी को हम लोग वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए कि स्पेक्ट्रम में हम लोग जानते हैं कि 7 कलर होता है, विबज्योर, VIBGYOR। लेकिन इस विबज्योर में क्या वायलेट के बाद डायरेक्ट इंडिगो आ चुका है? ठीक ना? जैसे हम लोग लिखते हैं विबज्योर में, ऐसे लिखते हो ना, VIBGYOR, ऐसे 7 कलर लिखेंगे। ठीक ना? ऐसे 7 कलर लिखेंगे। अब इस 7 कलर में जरा सा सोचने की बात यह है कि क्या डायरेक्ट वॉयलेट के बाद इंडिगो आ जाएगा? क्या इसके डायरेक्ट बाद ये 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 आ जाएगा? ऐसा डायरेक्ट चेंज नहीं होता है। इसके बीच में इनफाइनाइट कलर्स का पैटर्न होता है। जैसे आप देखिए कि अगर ये ऑरेंज है और ऑरेंज से रेड के बीच में, ऑरेंज से थोड़ा डार्क ऑरेंज, डीप रेड, धीरे 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 डार्क रेड, तो इस बीच में भी इनफाइनाइट पैटर्न्स बनता है। क्यों? कि आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, और हर एक अलग अलग रंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? अलग अलग होती है। तो आप जरा सा देखिए, जरा सा ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग बात करें तरंगों का, तो तरंगों का बात करें, किरणों का बात करें, तो किरणों का कुछ इस तरीके से एक समूह चलता है जिसमें हम लोग लिखते हैं किसको? गामा रे को लिखते हैं, गामा किरण को लिखते हैं। जिसमें हम लोग लिखते हैं किसको? जिसमें हम लोग लिखते हैं किसको? अल्फा किरण को लिखते हैं। अल्फा किरण के बाद जो है तो आपका आ जाता है क्या? अल्ट्रा वायलेट रे, इसका नाम आप लोग सुने होइएगा। यूवी रे का नाम आप लोग सुने होइएगा, अल्ट्रा वायलेट रे। इसके बाद जो है सो ये आता है VIBGYOR, विबज्योर, और इसके बाद और भी बहुत सारा पैटर्न आता है। तो तरंग दैर्घ्य के अनुसार अगर आप देखें, तो तरंग दैर्घ्य के अनुसार अगर आप देखें तो कहा जाता है कि ये वॉयलेट का जो तरंग दैर्घ्य है ये होता है 3800 एंगस्ट्रम। आपको पता होना चाहिए कि जो 1 एंगस्ट्रम है, ये 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटी क्वांटिटी है। और जो सबसे लास्ट जो आपका रेड है, इसका जो होता है ये होता है 7600 एंगस्ट्रम। बात समझ में आ रहा है? अब इसको लोग मोटा मोटी ये बताते हैं कि इसको हम लोग 4000 से लेकर के और 8000 तक में मानते हैं कि हम लोगों का जो भी प्रकाश है, ये 7 रंग, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 से लेकर के 8000 तक। अब जरा सा सोचो कि 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में कितनी सारी अलग अलग तरंग दैर्घ्य होगी। तो गणित में आप पढ़े होइएगा क्या कि किसी भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। तो बताओ, तो ये 4000 से 8000, 4000 संख्याओं के बीच में महाअनंत संख्याएं होंगी, और हर संख्या के लिए एक विशेष रंग है। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई रंग पिंक, तो पिंक में भी अब बहुत सारा होता है, डीप पिंक होता है, डार्क पिंक होता है, लाइट पिंक होता है, बहुत सारा कलर होता है। तो एक पिंक कलर का वेवलेंथ मतलब ये फिक्स नहीं हो गया। पिंक में स्लाइटली चेंज करेंगे वेवलेंथ बदल जाएगा, फिर स्लाइटली चेंज करेंगे फिर क्या होगा? वेवलेंथ
बदल जाएगा, मतलब प्रकाश के रंगों का एक अलग अलग पट्टी बनता है, और इसी पट्टियों का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो किसमें करते हैं? ऑप्टिक्स में करते हैं। अब आप देखिएगा कि जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है ये बहुत छोटा तरंग दैर्घ्य है, एंगस्ट्रम में 10 का पावर -10 मीटर के रेंज में लेते हैं। और जब 10 का पावर -10 मीटर के रेंज में लेते हैं तो इसी आधार पर हम लोग ऑप्टिक्स को बांटते हैं दो भागों में। ऑप्टिक्स को बांटते हैं कितने भागों में? दो भागों में, जिसमें आपका पहला भाग जो होता है ऑप्टिक्स जो है आपका, ये ऑप्टिक्स यहां से बढ़ता है किस भाग में? दो भाग में। और इस दो भाग में पहले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? इस पहले भाग को हम लोग बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। इस पहले भाग को क्या बोलते हैं? किरण प्रकाशिकी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? रे ऑप्टिक्स, या फिर इसी को बोला जाता है क्या? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी, ठीक ना? या इसी को क्या बोला जाता है? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी। और एक दूसरा भाग होता है जिस भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? तरंग प्रकाशिकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग प्रकाशिकी। देखना, एकदम कहानी सुनते जाना, आज का एकदम कहानी का लेक्चर है, और 10वीं वाला जो भी चीज है वही सारी चीजें हम लोग रिपीट करने वाले हैं। अब देखिए कि इस लाइट का वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, बहुत छोटा तरंग दैर्घ्य है। अब इसी आधार पर जो है तो कुछ अध्ययन ऐसे थे जो इसके आधार पर बहुत मोटा मोटा अध्ययन हो रहा था, लेकिन कुछ अध्ययन ऐसे थे जो इस तरंग दैर्घ्य के आधार पर इससे भी छोटा छोटा या इसके कंपैरिजन में अध्ययन था। जैसे कि अगर हम आईना के सामने में खड़े हों और अपने प्रतिबिंब के बारे में जिक्र करें तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के अपेक्षा मेरी आकृति कितनी बड़ी है? बहुत ज्यादा बड़ी है। और प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी भी आकृति क्या है? बहुत बड़ी है। जो आईना है, मिरर है, दर्पण है, उस दर्पण की भी आकृति क्या है? इस तरंग दैर्घ्य की अपेक्षाकृत बहुत बड़ी है। तो जो बड़े बड़े घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं वो कहां पर करते हैं? किरण प्रकाशिकी में। और किरण प्रकाशिकी में जो बड़े बड़े घटनाओं का अध्ययन करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के अपेक्षाकृत लिखेंगे क्या? कि जो आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के अपेक्षाकृत हम लोग क्या करते हैं? अपेक्षाकृत बड़े घटनाओं का अध्ययन करते हैं। बड़े घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ? जो मेजर डिफरेंस है ये मैं बता रहा हूं तुमको। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। सारा नाम तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए कि इन सारे चीजों में जो वस्तुएं होती है, ये वस्तु कहीं ना कहीं इस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की अपेक्षाकृत बहुत बड़ी वस्तुएं होती है। और इसका हम लोग जहां पर अध्ययन करेंगे उसी अध्ययन को क्या बोलेंगे? किरण प्रकाशिकी। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के आसपास के आकृति एवं घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब जो माइक्रोस्कोपिक घटनाएं होंगी, घटनाओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ये है इसके बीच में क्या? एकदम मेजर डिफरेंस अध्ययन करेंगे। जो मूल डिफरेंस है, मूल डिफरेंस में क्या बोला कि भाई प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो एंगस्ट्रम में है, और उस एंगस्ट्रम के अपेक्षाकृत अगर कहीं हम सेंटीमीटर का और मीटर का बात करें तो ऐसे घटनाओं को हम लोग जहां पर पढ़ेंगे वो क्या होगा? किरण प्रकाशिकी। और एंगस्ट्रम के आसपास का ही चीज हम लोग जहां पर पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? तरंग प्रकाशिकी। इसमें आपको पढ़ना है क्या? इसमें आपको मेजरली जो पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है क्या? परावर्तन पढ़ना है। इसमें जो मेजरली आपको पढ़ना है अपवर्तन पढ़ना है। और इसमें जो आपको पढ़ना है ये क्या पढ़ना है? रैखिक संचरण। क्या पढ़ना है? रैखिक संचरण। बस यही 3 चीज इसमें पढ़ना है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी घटनाएं। आपको साफ साफ दिखता है कि कोई वस्तु रखेंगे दर्पण के सामने में तो परावर्तन होगा और प्रतिबिंब बनेगा। लेंस के सामने में रखेंगे तो अपवर्तन होगा और
और आपको यह भी दिखता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक संचरण बोलते हैं। लेकिन यहां पर जो चीजें आप पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी में, ये बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती है। इस घटनाओं में एक है क्या, व्यतिकरण है, व्यतिकरण है, ध्रुवीकरण है प्रकाश का। अब ये सब जो घटनाएं हैं ये बहुत छोटी छोटी है। इसमें तुम पढ़ोगे YDSE, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें यंग्स साहब क्या करते हैं, इसमें यंग्स साहब क्या करते हैं कि यंग्स साहब करते हैं क्या कि भाई साहब एक काला कलर का पर्दा लेते हैं कागज का, और उसमें बहुत पतले निडल से क्या करते हैं, 2 छेद कर देते हैं एकदम वेरी क्लोज। अब वो डिस्टेंस जो होता है उस दोनों के बीच का वो लगभग इतना ही होता है, और उसके बीच में जो हम छेद भी किए वो भी लगभग कितना, इतना ही होता है। सोचो कि बड़ा सा स्क्रीन ले और बड़े से स्क्रीन पे सुई से एक छेद कर दें, किस रेंज का छेद होगा, इतना बड़ा। तो यहीं से जो है सो आपको देखने को मिलता है यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत मजेदार चीज है, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो देखेंगे। कहने का मतलब ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं उसी लंबाइयों के बीच में चल रही है जो लंबाई प्रकाश का तरंग दैर्घ्य के बराबर है या इसके आसपास में है। छोटी छोटी घटनाएं, बहुत छोटी घटनाएं। लेकिन किरण प्रकाशिकी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बड़ी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। यहां कहां एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर, और यहां हम लोग पढ़ते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये इस प्रकार से 2 भाग में हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, और फिजिक्स के पढ़ने के क्रम में जो हम लोगों का सबसे पहला पोर्शन होगा इसमें, जिस पोर्शन का नाम हम लोगों का होगा क्या, किरण प्रकाशिकी। जिसमें होगा क्या, किरण प्रकाशिकी, जिसमें हम लोग प्रकाश के किरण के बारे में पढ़ेंगे और चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसका जो सबसे पहला लाइन है किरण प्रकाशिकी का, इस किरण प्रकाशिकी का जो सबसे पहला लाइन है ये कहता है क्या कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और ये सारी चीजें हम लोग 10वीं क्लास में पढ़े हुए हैं कि भाई साहब जो प्रकाश है अपना, प्रकाश हमेशा क्या करती है, प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। आप ध्यान दीजिएगा, एकदम इंट्रोडक्शन है आज का क्लास, और इंट्रोडक्शन है तो हर चीज को एकदम बारीकी से सुनना है, आपको आता भी है हर चीज। आज मैं जो भी बात करूंगा उसमें से चीजें आपको ऑलमोस्ट आती ही होंगी। अब देखो भाई, ये सीधी रेखा में गमन करते, इसके लिए बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट था। आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा क्या कि अगर एक पाइप लेते हैं और पाइप से सीधा करके हम किसी चीज को देखते हैं तो दिखाई देता है, क्योंकि उस चीज से प्रकाश परावर्तित होकर के पाइप के सीधे रास्ते से हमारे आंख तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर उसी पाइप को हम लोग क्या करें, झुका दें, टेढ़ा कर दें, तो अब टेढ़ा कर देंगे तो सामने का वस्तु हमको दिखेगा नहीं। क्यों कि अब प्रकाश सीधी रास्ते में आ तो रही है, लेकिन इस रास्ते का टेढ़ा होने के कारण ये हमारे आंख तक पहुंच नहीं पाती है, और जब पहुंच नहीं पाती है तो हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला लाइन क्या याद रखना है कि प्रकाश हमेशा कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है, जिस पथ पर गमन करती है, उसी पथ को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर हम लोगों को बोला जाए कि प्रकाश के किरण को आप क्या करिए, डिफाइन करिए। किरण को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, रे। और अगर बोला जाए आपको रे को डिफाइन करने के लिए तो आप सीधे बोलिएगा क्या कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रकाशिक किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक किरण कहते हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग इसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं, प्रकाशिक किरण कहते हैं। अब देखिएगा कि एक किरण का बात कर रहे हैं अभी कि प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में, और किसी एक वस्तु से या किसी एक प्रकाशिक स्रोत से अनंत किरणें निकलती है। तो अनंत किरणें निकलती है तो जो किरणों का समूह होता है उसे ही बोला जाता है क्या, किरण पुंज। और किरण पुंज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, बीम। तो यहां आप एक और पॉइंट लिखिएगा क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब किरण पुंज किसे कहते हैं,
तो आप किरण पुंज के लिए क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे क्या, बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट में आप बोलेंगे क्या कि किरणों के समूह को, क्या, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, किरणें के समूह को ही क्या कहते हैं भाई, किरणों के समूह को ही कहते हैं क्या, किरण पुंज कहते हैं। ये चीजें आपको पता हो कि किरणों के समूह को क्या कहता है, किरण पुंज। अब देखो कि किरण पुंज जो है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक स्रोत से प्रकाश निकली और फैल गई, कभी क्या होता है कि प्रकाश निकला और समानांतर चला गया, कभी कभी क्या होता है कि बहुत जगह से प्रकाश आई और एक जगह पर मिल गए। जैसे हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च में स्रोत बहुत छोटे जगह पर है, लेकिन जब यहां से लाइट निकल रही है तो पूरा जगह में क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। आप देखिए कि आपका जो ट्यूबलाइट है, आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है, ये बहुत कम जगह में है, लेकिन यहां से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है और पूरे घर में क्या हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन कभी कभी हम लोग बचपन में वो ज्योमेट्री बॉक्स में जो लेंस रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, उससे लेकर के खेलते भी हैं। तो खेलते हैं तो क्या करते हैं कि उससे कागज जलाने का कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये क्या होता है कि ये बहुत बड़े क्षेत्र के प्रकाश की किरणों को समेट करके एक जगह पर केंद्रित कर दे रही है। हम लोग लेजर लाइट जलाते हैं, तो लेजर लाइट में क्या होता है कि जैसा रे यहां से निकला वैसा ही रे आगे चला गया, तो ये क्या होता है, समानांतर किरणें होती है। तो इस तरह से किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा जाएगा कैसे भाई, तो एक मान लो कि यहां से निकली और यहां से निकली और इस तरीके से क्या हुई, किरणें सभी दिशाओं में फैल गई। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है क्या कि प्रकाश की किरणें ऐसे निकली और इस तरीके से ये क्या हो गई, समानांतर चली गई। एक तरीका ये हो सकता है क्या कि बहुत दिशाओं से प्रकाश की किरणें आई और एक बिंदु पर आकर के मिल गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे किरणों को जो एक बिंदु से निकले और लगातार फैलते जाए, ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे को बोलते हैं क्या, अपसारी। और इस अपसारी को बोलते हैं क्या, डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग अपसारी। इसको बोलते हैं क्या, समानांतर किरण पुंज। नाम से ही क्लियर है, क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज। इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और इस अभिसारी किरण पुंज का जो है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वर्जिंग बीम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। अब अगर इतना चीज आप लोग जानते हैं तो कुछ चीजों का बस मैं चर्चा कर दे रहा हूं, और उस चर्चा को हम लोग लिखेंगे नहीं, इन चीजों को हम लोग पहले से भी जानते हैं। जैसे आप लोग जानते होइएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, प्रतिदीप्त वस्तु और दीप्त वस्तु, है ना। तो वैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है, ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, ठीक ना। और जो वस्तुएं खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, अप्रतिदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है तो वो कैसा वस्तु है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, पृथ्वी के पास खुद का प्रकाश नहीं है। अगर चंद्रमा को देखा जा रहा है तो सूर्य के प्रकाश के मदद से देखा जा रहा है, उसका अपना कोई लाइट नहीं है। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रतिदीप्त वस्तु बोलेंगे। हमारा कुर्सी है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है, हमारा टेबल है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन इस ट्यूबलाइट का खुद का प्रकाश है। तो जिसका खुद का प्रकाश है उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, और जिसका नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अप्रतिदीप्त वस्तु बोलेंगे। और वस्तुओं को भी प्रकाश गुजरने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर के श्वेत प्रकाश एक पार से दूसरे पार तक आसानी से चले जाते हैं। जैसे क्या हुआ, व्हाइट फिलेंट ग्लास जो होता है, व्हाइट फिलेंट ग्लास में आप क्या करिए कि लाइट डालिए और एक तरफ से दूसरे तरफ तक प्रकाश की किरण आसानी से चली जाएगी। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे होकर के प्रकाश की किरण एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा पाती है। जैसे अगर कोई लकड़ी ले लें, कोयला ले लें,
इन काला कागज ले लें, तो इन सब चीजों से प्रकाश की किरणें क्या होगी, एक छोर से दूसरे छोर तक पार नहीं कर पाएगी, और जब पार नहीं कर पाएगी तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी, और अपारदर्शी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिससे होकर के प्रकाश कुछ अंश में तो आर पार हो पाता है, लेकिन कुछ अंश में आर पार नहीं हो पाता है। ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अर्ध पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे तेल लगा हुआ अगर कोई कागज हो, आपके हाथ का अगर स्किन का बात करें तो स्किन पे अगर हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो इधर से लाल लाल दिखता है, तो लाल लाल दिखता है ब्लड सेल के कारण, और ब्लड सेल से लाइट आर पार निकल रही है, इसीलिए हमको ब्लड लाल दिख रहा है। बात समझ में क्या रहेगी। तो ये चीजें जो है सो कुछ प्रकाश को अपने से एक तरफ से दूसरे तरफ गुजरने के लिए अलाउ करते हैं, बाकी कुछ पदार्थों को एक तरफ से दूसरे तरफ गुजरने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। अब यहां से जो शुरू होता है कहानी, ये कहानी शुरू होता है किस चीज की, तो यहां से कहानी शुरू होती है आपके किस चीज की, प्रकाश के परावर्तन की। किस चीज की, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन में आपको पता होना चाहिए, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आएगी, दूसरे माध्यम में टकराएगी, और फिर पहले माध्यम में वापस आ जाएगी। अब देखिएगा कि प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स में माध्यम हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो माध्यम सीधा सा बात है डिसाइड करने का एक तरीका, कि यहां पर प्रकाश का स्पीड जो है अगर कहीं पर बदल गया, इसका मतलब माध्यम भी क्या हुआ। तो मान के ये बात केवल चलना है क्या, कि एक माध्यम में हमेशा प्रकाश की चाल एक जैसी रहेगी। अगर प्रकाश की चाल एक जैसी है मतलब माध्यम क्या है, एक समान है। और अगर प्रकाश की चाल बदल गई, इसका मतलब माध्यम भी क्या हो गया। तो बहुत छोटे छोटे लेवल पर भी माध्यम बदल जाता है। हो सकता है कि अगर कहीं पर गर्मी का महीना है और कहीं पर ठंडी का महीना है, और डेंसिटी चेंज होने के कारण जो है, मॉइस्चर चेंज होने के कारण जो है, सो लाइट का स्पीड डिफरेंट हो। और लाइट का स्पीड डिफरेंट हो तो अगर डिफरेंट हुआ, इसका मतलब मीडियम क्या हो गया, बदल गया। तो देखिए कि इसमें हम लोग परावर्तन में क्या पढ़ते हैं, कहते हैं कि यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में टकराती है, दूसरे माध्यम से टकराती है, एवं पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाती है, एवं पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को हम लोग जानते हैं किस नाम से, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग ये चीज 10वीं क्लास में धर धर के रटे होंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि प्रकाश के परावर्तन के लिए जो दूसरा माध्यम है, उस दूसरे माध्यम का होना बहुत ही आवश्यक है। और अगर बात करें तो जिस माध्यम से प्रकाश आकर के टकराएगी, जिस सतह से, उस सतह को बोला जाता है क्या, परावर्तक सतह। और परावर्तक सतहों में जो सबसे बेहतर परावर्तक सतह है, जिसे हम लोग बोलते हैं दर्पण, मिरर। परावर्तक सतहों में जो सबसे बेहतर परावर्तक सतह है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण। देखिए कि बहुत सारी परावर्तक सतहें हो सकती है, लेकिन कुछ सतह ऐसे होते हैं जिस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। और कुछ सतह ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे कि कुछ को क्या करेगा, परावर्तित भी करेगा। तो हर पदार्थ का ये गुण होता है क्या, कि ये कुछ को अवशोषित करेगा और कुछ को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। तो देखो कि जो डार्क कलर होता है, जितना भी, मान लो कोई ब्लैक कलर का कपड़ा है, तो उस ब्लैक कलर के कपड़े पर अगर हम लाइट डालेंगे
तो ये क्या होगा, अधिक से अधिक प्रकाश को ये क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और बहुत कम प्रकाश को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम वही व्हाइट कपड़ा ले लें तो व्हाइट कपड़ा क्या करता है, ये कम से कम प्रकाश को अवशोषित करेगा और अधिक से अधिक प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। तो अलग अलग सतह हुआ, अलग अलग माध्यम हुआ, तो अलग अलग माध्यम क्या कर रहा है कि अलग अलग तरीके से प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर रहा है या फिर परावर्तित कर रहा है। तो जो किरण, जो सतह क्या करे कि सबसे अधिक प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर दे, अवशोषित नहीं के बराबर में करे, वैसे सतह को हम लोग क्या मानेंगे, उत्तम परावर्तक सतह मानेंगे, सबसे बढ़िया परावर्तक सतह मानेंगे। और सबसे बढ़िया परावर्तक सतह अगर कोई है तो वो है क्या, समतल दर्पण। मैं अभी चर्चा कर रहा था काला कपड़ा और उजला कपड़ा। काला कपड़ा क्या करता है, अधिक से अधिक प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेता है, और उजला कपड़ा क्या करता है कि कम से कम किरणों को अवशोषित करता है, अधिक से अधिक को क्या करता है, परावर्तित करता है। इसीलिए हमको ये सलाह भी दिया जाता है क्या, कि आप गर्मी के दिनों में लाइट कलर का कपड़ा पहनिए, कि क्या होगा कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कम होगा, और जब सनलाइट कम एब्जॉर्ब करेगा तो आपको गर्मी का एहसास क्या होगा, कम होगा। और ठंडा के दिनों में आपको यह सलाह दिया जाता है क्या, कि आप डार्क से डार्क कलर का कपड़ा पहनिए। तो आप डार्क से डार्क कलर का कपड़ा पहनिए, इससे होगा क्या कि सनलाइट अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करेगा। तो ठंडी में हमको जरूरत है गर्म रहने की, तो हम गर्म भी अधिक रहेंगे सूर्य के प्रकाश के कारण। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो सबसे बढ़िया परावर्तक सतह है वो है क्या, समतल दर्पण। और समतल दर्पण को बनाने के लिए जो विधि है वो विधि हम लोग एक बार चर्चा करने क्या, कि समतल दर्पण बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कांच का एक क्या करना है कि प्लेन ग्लास लेना है, समतल ग्लास। और समतल ग्लास पर क्या करना है कि इसके किसी एक तरफ जो है तो सिल्वर कलर का बहुत पतला पेंटिंग, बहुत पतला पेंट, मतलब समझ जाओ कि इतना पतला कि अगर इसको उंगली से ऐसे पोंछ दें तो पूछा जाए, इतना कमजोर पेंट। उसमें थिनर मिला मिला के इतना पतला कर देना है कि अगर इस पे हम पेंट करें और फिर उंगली से ऐसे पोंछें तो वो क्या हो जाए, पोंछा जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पर क्या करेंगे कि सिल्वर कलर का हम लोग बहुत थीन पेंटिंग करेंगे, और थीन पेंटिंग करने के बाद क्योंकि ये बहुत कमजोर लेयर है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं कि इसको सूखने के बाद हम इस पर कोई सा मोटा कलर, लाल, हरा, पीला, नीला चढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो कि नीचे का सिल्वर कलर जो है वो कैसा रहे, सुरक्षित रहे। अब जो दूसरा सतह हो जाएगा, ये सतह अपने मुंह देखने के लिए हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर सिल्वर का थीन पेंटिंग ही क्यों करें, मोटा भी तो कर सकते हैं। तो अगर आप कभी अपने घर में आईना में देखे होइएगा तो कभी कभी हम लोग आईना खरीद के आते हैं और वो डिफेक्टेड आईना खरीदा जाता है। उसमें जब हम लोग मुंह देखते हैं तो या तो अपने एक्चुअल साइज से छोटा दिखता है या तो एक्चुअल साइज से, और खास करके अगर पुराने ख्यालात के लोग जाते हैं आईना खरीदने के लिए तो वो मोटा शीशा देख करके खरीदते हैं कि जितना मोटा शीशा रहेगा उतना स्ट्रांग रहेगा, ज्यादा देर तक चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन मोटा शीशा में अगर आप अक्सर देखिएगा तो आपका मुंह जो है तो इधर का इधर दिखेगा, इधर का इधर, थोड़ा बहुत टेढ़ा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आईना खरीदना चाहिए ऐसा जो पतला से पतला आईना हो, अगर बेहतर मुंह देखना है तो, ठीक ना, नहीं तो कैसे भी देखना है, भौकाल मचाना है तो फिर कैसे भी खरीद लो। तो आईना का उत्तम गुण होने के लिए दो चीज है कि कभी कभी डिफेक्टेड आईना आ जाता है तो उसका दो कारण होता है। डिफेक्टेड मुंह दिखने का कारण दो कारण होता है क्या, कि पहला कारण ये कि जो आईने में जिस कांच का उपयोग किया जा रहा है उस कांच का आवश्यकता से अधिक मोटा होना। जब भी मोटा होगा तो परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन भी होगी। जितना मोटा ग्लास रहेगा तो मान लो सतह से टकराए और यहां से फिर वापस आते टाइम अपवर्तन होगा कि नहीं होगा। अपवर्तन होगा तो प्रकाश की दिशा बदलेगी, तो प्रकाश की दिशा बदलेगी तो अपने मुंह का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, बदल जाएगा। और दूसरा कारण यह होता है क्या कि जो पेंटिंग किया गया है, ये पेंटिंग अगर बहुत मोटा चढ़ा दिया जाता है तो क्लियर विजन नहीं आ पाता है। क्योंकि देखना कि कुछ पेंटिंग्स ऐसे हैं, कुछ कलर ऐसे हैं जिसको तुम जितना लाइट पेंट करोगे ना उतना ही ज्यादा शाइनिंग होता है। जैसे सिल्वर कलर में अगर आप बहुत मोटा कलर चढ़ा दीजिए तो उतना अच्छा शाइन नहीं करता है। आप कभी वो देखें फुलझड़ी जो हम लोग जलाते हैं दिवाली में, वो भी सिल्वर कलर का होता है, लेकिन वो बहुत ही डार्क सिल्वर होता है। तो डार्क सिल्वर होता है तो वो बहुत ज्यादा चमकीला नहीं दिखता है। लेकिन एक सिल्वर कलर होता है जो हम सिल्वर पहनते हैं, एक्चुअल सिल्वर, वो भी तो सिल्वर कलर ही है, लेकिन वो लाइट है। तो लाइट है तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा चमकीला है। तो सिल्वर जितना लाइट कलर का होगा वो उतना ज्यादा चमकीला होगा, और जितना ज्यादा चमकीला सतह होगा, जैसे काला कपड़ा चमकीला नहीं है इसीलिए अवशोषित कर रहा है,
और उजला कपड़ा चमकीला है, इसलिए ये क्या कर रहा है, अधिक से अधिक को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सिल्वर में भी जो जितना लाइट सिल्वर होगा वो उतना अधिक रिफ्लेक्शन करेगा, कम से कम अवशोषण करेगा। तो इसमें क्या होगा कि चेहरा आपका खिला खिला सा दिखेगा, लाइटेड दिखेगा, जो एक्चुअल लाइट है वही मिरर में भी दिखेगा, नहीं तो मिरर में क्या होगा, धुंधला दिखेगा, कमजोर लाइट में दिखेगा, डार्क दिखेगा। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए कि इसी मिरर को अगर हम लोगों को दिखाना होता है सिंबॉलिकली, अगर सिंबल में मिरर को दिखाना है तो सिंबल में मिरर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन में जिस तरफ से मैंने पेंटिंग किया है इस पेंटिंग को हम लोग आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा दर्शा देते हैं। इसका एक नाम भी रख देते हैं, एम और एम डैश, और ये जो सतह हो जाता है यही सतह क्या हो जाता है, इसका परावर्तक सतह। यही सतह जो हो जाता है इसका क्या, परावर्तक सतह। और इधर से जो पेंटिंग किया गया है इस पेंटिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, पेंटिंग के प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं क्या, रजतित करना। ठीक ना, क्या बोलते हैं, रजतित करना। जो सिल्वर कलर का पेंटिंग किए थे और उस पर जो मोटा कलर चढ़ाए थे, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रजतित करना। और दूसरे तरफ जो हमको सतह मिला ये क्या मिला, परावर्तक सतह। मतलब कि इधर अगर गोलू खड़ा होएगा तो इसका अपना मुंह सुंदर सा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मुंह दिखने के लिए इसका प्रतिबिंब बनना पीछे बहुत जरूरी है। तो प्रतिबिंब को समझने से पहले आज हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और ठीक वैसे ही समझेंगे जैसे हम लोग 10वीं क्लास में समझे थे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के लिए आप तो जाने कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो भाई हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक दर्पण बना रहे हैं। ये अपना एक दर्पण होगा जो समतल दर्पण है, और समतल दर्पण का नीचे वाला पोर्शन जो है ये कलर किया हुआ। आप देखिएगा कि इस समतल दर्पण पर इधर से कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए कि आई यहां से, और इस बिंदु से प्रकाश की किरण टकराई। मतलब माध्यम एक से आई है और दूसरे माध्यम में क्या हो गई, टकरा गई। और टकराने के बाद ये फिर से क्या होगी कि यहां से ये किरण वापस चली जाएगी, और इसी होल प्रोसेस को जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आई, दूसरे माध्यम में टकराई, और फिर से पहले माध्यम में वापस चली गई। प्रकाश के इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसमें देखिए कि समतल दर्पण जो है ये है आपका माध्यम 2, और इधर जो है ये है आपका क्या, माध्यम 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखिएगा कि माध्यम 1 से समतल दर्पण पर जो आती हुई किरण है इस किरण को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है क्या, आपतित किरण। ठीक ना, आपतित किरण। और इस आपतित किरण को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोल सकते हैं आप, इंसिडेंट रे। दूसरा चीज क्या, इस समतल दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिरी उस बिंदु को बोला जाता है क्या, उस बिंदु को बोला जाता है क्या, आपतन बिंदु। उस बिंदु को क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। इसको आप बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं आप, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पी से डिनोट किया जाता है। और आपतन बिंदु पर गिरने के बाद जो वापस जाती हुई किरण है इस किरण को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। और इस परावर्तित किरण को हम लोग बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और इस रिफ्लेक्टेड रे से ध्यान दीजिएगा कि यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, अगर मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है क्या, अविलंब। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक रेखा होता है। बात समझ में आ रहा है? और इस अविलंब को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्या, नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि इंसिडेंट रे के बीच में, आपतित किरण के बीच में और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है इस कोण को बोला जाता है क्या, आपतन कोण। इसको क्या बोला जाता है, आपतन कोण। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, आई से। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, ये वाला कोण,
इसको क्या बोला जाता है? एंगल आर। और इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? इसका नाम हम लोग देते हैं क्या? परावर्तन कोण। ध्यान से देखिएगा कि इसमें हर एक टर्म आपको याद होंगे पहले से भी, कि दर्पण पर आती हुई किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिरेगा उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु से टकराने के बाद वापस जाएगा, क्या कहेंगे? आपतन बिंदु पर एक लंब डाल देंगे, काल्पनिक रेखा, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच का कोण। बात समझ में आ गई? इतनी टर्म है। अब इस टर्म के बाद कुछ नियम है जिसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। तो होता क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन के दौरान, प्रकाश के परावर्तन के दौरान जो है, तो प्रकाश की किरणें, प्रकाश के परावर्तन के दौरान प्रकाश की किरणें कुछ नियमों का पालन करती है। प्रकाश की किरणें कुछ नियमों का पालन करती है, जिस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। कुछ नियमों का पालन करती है, कुछ नियमों का पालन करती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है क्या? प्रकाश के परावर्तन का नियम, जिसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। और इस प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो है सो मुख्यतः दो नियम हैं। मुख्यतः कितने नियम है? दो नियम है, जिसमें दो नियम है। कितने भाई? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे 10वीं क्लास में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। और इस दो नियम में जो पहला नियम है, पहला नियम, ये पहला नियम कहता है क्या आपका? कि आपतित किरण, जो आपका आपतित किरण है, जो आपका परावर्तित किरण है, और जो आपका आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब आपसे कोई सवाल पूछ दे कि भाई एक ही समतल में होते हैं, वो समतल कौन सा है? वो समतल कौन सा है? तो जरा सा ध्यान देना कि मेरा हाथ अगर मान लो कि समतल दर्पण है, तो इस पर आपतित किरण ऐसे आएगी और परावर्तित किरण ऐसे चली जाएगी और अभिलंब ऐसा हो जाएगा। तो देखिए कि जो आपतित किरण ऐसे आई है, परावर्तित किरण ऐसे गई है, और अभिलंब जो ऐसा है, वो तीनों एक ही समतल में है, और वो समतल कुछ ऐसा समतल है। और ये समतल जो मेरा दर्पण है, उस दर्पण के लंबवत एक समतल होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की किरण इस बोर्ड पे आई, बोर्ड से ऐसे परावर्तित हो गई और यहां से ऐसे अभिलंब चला गया। तो ये तीनों किस समतल में है? ऐसा एक समतल है। और ये समतल क्या है? बोर्ड के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है? तो यह समतल जो होता है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि जो यह समतल है, यह समतल हमेशा कैसा होगा? यह समतल दर्पण के लंबवत होगा। दर्पण के कैसा होगा? लंबवत एक समतल होता है। लंबवत एक, कितने लोग समझते हैं क्या कि दर्पण ही समतल होता है? लेकिन ऐसा नहीं, दर्पण के लंबवत एक समतल होता है। जरा सा ध्यान देना कि अगर ये है दर्पण, तो इस पर आपतित किरण ऐसे आएगी, परावर्तित किरण ऐसे जाएगी, और अभिलंब ऐसा कुछ होगा। तो ये तीनों जिस समतल में है, वो तीनों जो समतल में है, तो ये दर्पण तुम्हारा ऐसे है, और ये तीनों जिस समतल में है, वो समतल तुम्हारा कुछ ऐसा है, ये वाला समतल है। और ये समतल दर्पण कैसा है? ऐसा। तो ये वाला जो समतल है, इस दर्पण के कैसा है? लंबवत है। तो ये जो समतल होगा, ये हमेशा क्या होगा? दर्पण के लंबवत एक समतल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरा नियम जो है, ये दूसरा नियम है क्या? दूसरा नियम है क्या? आपका जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण, ये क्या होता है? आपतन कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल आई। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? एंगल आर के बराबर होता है।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या कि जो एंगल आई बराबर होगा एंगल आर। और देखिए कि ये प्रकाश के परावर्तन के नियम केवल समतल दर्पण के लिए वैलिड नहीं है, दुनिया में कहीं भी परावर्तन हो, चाहे वो समतल सतह से हो, चाहे वो असमतल सतह से हो, चाहे वो वक्र सतह से हो, कैसे भी सतह से हो, अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो इन दो नियमों का पालन करेगा ही करेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें किसके लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए, अगर कोई सा गोलीय सतह हो, तो अगर हम लोग गोलीय सतह के लिए बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और इस गोलीय सतह को मैंने क्या किया है, अंदर से मैंने पेंट कर दिया है। इस गोलीय सतह को मैंने क्या किया, अंदर से पेंट कर दिया है, और इसका ये है केंद्र। तो देखो कि गोलीय सतह पर भी अगर प्रकाश की किरण आएगी, अगर गोलीय सतह पर भी प्रकाश की किरण आएगी तो ये परावर्तन के बाद जो है सो उतना ही कोण बनाते हुए यहां से वापस चली जाएगी, उतना ही कोण बनाते हुए ये क्या होगी, यहां से वापस चली जाएगी। और जब उतना ही कोण बनाते हुए ये वापस चली जाएगी तो आप देखिएगा कि अगर हम यहां पर अविलंब डालेंगे तो ये है तुम्हारा क्या, दर्पण का सतह। ध्यान देना कि ये चीज जो है तुम्हारा क्या है, दर्पण का सतह है। और इस सतह पर जब तुम लंब डालोगे तो देखो तो वृत्त के स्पर्श रेखा पर जब लंब पड़ती है तो वो कहां से होकर के गुजरता है, वो गुजरता है कहां से होकर के, केंद्र से होकर के। वो कहां से होकर के गुजरेगा, केंद्र से होकर के गुजरेगा। और जब ये केंद्र से होकर के गुजरेगा भाई, तो केंद्र से होकर के गुजरेगा तो इस बात को हमेशा हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है क्या, कि गोलीय दर्पण पर डाला गया अविलंब हमेशा क्या होता है कि उसके केंद्र से होकर के गुजरता है। यहां पर आप देखिए कि अगर ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण, और ये है नॉर्मल एन, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, एंगल आई, और ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, एंगल आर। तो यहां पर भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, लेकिन अभिलंब जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर भी है, लेकिन 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 गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण का अविलंब जो है, गोलीय दर्पण का अविलंब जो है वो हमेशा कहां से गुजरेगा, हमेशा केंद्र से होकर के गुजरेगा। हमेशा कहां से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी गोलीय दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, उस पर जब भी हम अभिलंब डालेंगे तो अभिलंब इसके केंद्र से होकर के गुजरेगा ही गुजरेगा। बात समझ में आ रहा है। समतल सतह रहे चाहे असमतल सतह रहे, अगर प्रकाश के एक किरण के परावर्तन का हम लोग बात करेंगे तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करेगी ही करेगी। आज हम लोग इस इंट्रोडक्शन लेक्चर को यहां पर रोकते हैं। इसके बाद अगले दिन हम लोग इसमें दर्पण के अलावा कि दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, बिंदु के आकार का अगर वस्तु रहेगा तो कैसा बनेगा, रेखीय वस्तु रहेगा तो कैसा बनेगा, समतल दर्पण के द्वारा बने गए प्रतिबिंबों की क्या प्रकृति होती है, क्या गुण होती है, इन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने लेक्चर को आगे ले जाएंगे गोलीय दर्पण के तरफ, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के तरफ। और आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आज ही। तो आज इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बहुत सारी चीजों पर बात की है, जिन चीजों को आप पहले भी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो कृपया करके नोट्स कंप्लीट करें और रिवीजन करके चीजों को याद रख के तब क्लास में आए। ठीक है, काफी आज के लिए।